बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान साथियों, मैं अनुपम तिवारी आपका कृषि मित्र कृषि नेटवर्क के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम कृषि नेटवर्क के YouTube चैनल पे एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हर हफ्ते हम रविवार के दिन शाम को 7 बजे आपके द्वारा चुने गए एक विषय पर हमारे कृषि एक्सपर्ट्स की टीम के साथ सलाह मशवरा करेंगे। इस शो का नाम है बात पते की लाख टके की बात पते की। और आज का हमारा चर्चा का विषय है कीट नियंत्रण के निवारण के उपाय क्या होने चाहिए। मैं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं और अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आज का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों को भी कीट नियंत्रण के जो निवारण उपाय हैं वो पता चल जाए। अगले हफ्ते हमारी मुलाकात फिर से होगी एक नए टॉपिक पे, जो आप हमें बताएंगे हमारे इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल के। तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह रोज तेज सारी जानकारियां कृषि संबंधित आप तक पहुंच पाए। तो किसान भाइयों, इस हफ्ते आप सबने हमसे ये जानना चाहा था कि कीट नियंत्रण के निवारण के उपाय क्या होने चाहिए। इस विषय पर हमें और ज्ञान देने के लिए कृषि एक्सपर्ट्स पैनल से आज हमारे साथ हैं स्वाति जी, मनिंदर जी, गगन जी और मैं आपका मित्र अनुपम तिवारी। ये सभी एक्सपर्ट्स एक एक करके हमें इस विषय पे अपना ज्ञान देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं स्वाति जी से। स्वाति जी, आपको क्या लगता है जो कीट नियंत्रण के निवारक उपाय हैं, उनमें हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किसान को कैसे शुरुआत करनी चाहिए उसकी? अनुपम जी, सबसे पहले तो भूमि का चयन करना चाहिए और भूमि के चयन के पश्चात खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई के बाद हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने से होता है कि जो भी हमारे खेत में पाए जाने वाले जो भी कीट होते हैं या फिर जो जीवाणु होते हैं वो खेत के ऊपरी परत पे आ जाते हैं, जो कि पक्षियों या मित्र कीट के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। जिससे जो अब यह एक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं को नियंत्रण करने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि होता है। तो हम मानवेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मानवेंद्र जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है, किसानों को क्या करना चाहिए? अनुपम जी, मेरे ख्याल से जो वैरायटी या किस्म का चयन है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है निवारक उपायों में। इसमें मेन जो बात है वो ये ध्यान रखनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज जो कि किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरे उसका चयन करना चाहिए, और जो हर किसी मौसम में पर्याप्त उपज की क्षमता रखता हो और स्थिरता रखता हो वो लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो क्षेत्र के मुख्य कीट हैं या जो भी जीवाणु हैं उनसे रेजिस्टेंस या सहनशीलता रखता हो ऐसी किस्म की ही सिलेक्शन करनी चाहिए। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार की बात करें तो उसमें हम फफूंदीनाशक या कीटनाशक या इन दोनों के मिक्सचर से ही हम बीज पर लागू कर सकते हैं, ताकि बीज से जनित या मिट्टी से जनित जो भी जीवाणु उस बीज पर हैं वो नष्ट हो जाएं। और इससे हमें मुख्य रूप से ये फायदे होंगे, एक तो पौधों की बीमारी को फैलने से रोकेगा और बीज को सड़न और अंकुरण को झुलसने से रोकेगा, और उसके बाद अंकुरण में सुधार भी होगा, और जो भी भंडारण या कीट हैं उससे भी हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके बाद मिट्टी के कीड़ों को भी यह नियंत्रण करेगा। तो इस तरह से हम बीज उपचार से निवारक उपाय कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है किसानों को जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो बहुत फायदा पहुंचाएगी, उनकी बहुत मदद करेगी। तो स्वाति जी, जब हमने चालू करी थी बात, जब हम मिट्टी की जुताई की बात कर रहे थे, उसी में एक मृदा सौरीकरण का भी एक पॉइंट आता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब क्या होता है, वो क्या जाने किसान उसके बारे में? अनुपम जी, मृदा सौंदर्यीकरण एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि है। यह सौंदर्यीकरण किसान भाई लोग मई या जून महीने में कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारे टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, जो कि उस टाइम करना काफ़ी सही होता है मृदा क्षौरीकरण। इसके लिए सबसे पहले हम खेत की जुताई करें और उस पे खेत की जुताई के बाद हम उसमें खाद भी मिला सकते हैं, जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मिट्टी के उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी ये अच्छा सब होता है। बीज डालने से पहले होता है ये सब? जी, जी, ये सारी चीज़ें डालने के पहले होती है और हल्की सिंचाई भी कर दें। उसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक लेते हैं, जो कि जिसकी अगर मैं बताऊँ आपको, जिसकी जो चौड़ाई हो, वो चौड़ाई 4 से 8
मीटर चौड़ी होनी चाहिए और इसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो 15 से 100 माइक्रोन होनी चाहिए। और उस प्लास्टिक से हम पूरी तरह से उस मिट्टी को कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद उसे हम 4 से 5 सप्ताह तक हम उसी प्रकार छोड़ देते हैं और 6 सप्ताह होने के बाद हम उस प्लास्टिक को वहाँ से हटाकर और फिर उसमें हम बीज की रोपाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी हमारे मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं वो सारे जीवाणु तापमान की वजह से तेज तापमान की वजह से, गर्मी की वजह से वो सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो मृदा होता है वो काफी स्वस्थ और जीवाणु रहित बन जाता है। तो यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि होती है और इसको करना काफी लाभदायी होता है। तो हम मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ ये रहेगा कि जैसे आप बोल रहे हो कि वो जीवाणु नष्ट करता है, पर साथ ही साथ वो मित्र कीटों को भी तो नष्ट कर देता होगा, या वो उन पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, या दोनों ही नष्ट हो जाते हैं? पर फिर भी भलाई के लिए हमें करना चाहिए। मित्र कीट नष्ट होते हैं लेकिन मित्र कीट वापस से आ जाते हैं। अच्छा, उनका जी अच्छा, ठीक है। गगन जी आप बताइए, काफी टाइम से मैं आप पे आना चाह रहा था लेकिन मनिंदर जी और स्वाति जी का काफी लंबा गहन डिस्कशन हो गया। आपके हिसाब से किसानों को क्या लेना चाहिए, मतलब इसमें क्या पहले से सोच के रखना चाहिए कि कीड़े उनकी फसल को प्रभावी मतलब खराब ना करें? जी जी अनुपम जी, मेरे ख्याल से जैसे कि उन्होंने स्वाति जी ने और मनिंदर जी ने अच्छे पॉइंट डिस्कस किए कि खेत की अच्छे से जुताई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए फसल बोने से पहले, और मनिंदर जी ने डिस्कस किया कि बीज का उपचार करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दूसरा जो अलग पॉइंट है वो ये है कि हमें उर्वरकों का समान रूप से आवेदन करना चाहिए। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि फार्मर जो होते हैं वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं खेत में, जिससे क्या होता है कि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, पौधे में रस बढ़ जाता है, उसकी वजह से कीड़े ज्यादा आते हैं, जैसे कि तेला हो गया, चेपा हो गया, सफेद मक्खी हो गई, पोपर हो गया या फुदका कीट भी कहते हैं जिसे, उनका हमला ज्यादा होता है। तो हमें समान रूप से नाइट्रोजन या दूसरे उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे खेत में कीट भी कम आए और हम ज्यादा पोल्यूशन भी ना क्रिएट करें और अपना खर्चा भी कम रखें। जी अनुपम जी। हाँ जी, और मैंने एक जगह सिंचाई के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ फिर उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने ये पढ़ा था कि फसलों में उचित अंतराल पर उचित मात्रा की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के जल की है जो गहराई होनी चाहिए वो 6 से 7 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर जल भराव हो गया तो रस चूसक कीट होता है, उसका प्रकोप ज्यादा हो जाता है। और अधिक जल भराव होने की स्थिति में आवश्यकता से अधिक पानी जो है वो किसान को खेत से निकाल देना चाहिए। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें हम ज्यादा जलभराव के बारे में बोलते हैं किसान को, तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? तो क्या ये चीज सही है? आप बताइए गगन जी, अभी आपसे ही बात चली थी। जी अनुपम जी, मैं सहमत करता हूँ आपके पॉइंट पे कि अगर जैसे कि हम अगर लें टर्माइट या दीमक कीट और जो ग्रब होता है व्हाइट ग्रब, जो मिट्टी के नीचे रहते हैं और पौधों की जड़ों में खाते हैं, अगर हम अच्छे से सिंचाई करते हैं खेत की तो वो ज्यादा पानी होने की वजह से मर जाते हैं। लेकिन हम दूसरी साइड में देखें, जैसे धान में होपर या फुदका कीट आता है और अगर ज्यादा पानी होगा तो उसका प्रकोप जो है वो ज्यादा होगा। तो हमें बराबर मात्रा में ही सिंचाई करनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी सिंचाई करनी चाहिए। और क्या ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिससे किसान को पहले ही पता चल जाए मनिंदर जी की उनके खेत पे किन कीड़ों का अटैक होने वाला है या कितने कीड़े आएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? जी हाँ अनुपम जी, ऐसे लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप होते हैं जिससे किसान निगरानी कर सकता है कि उनके खेत में किस प्रकार का कीट आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है। अगर वो एक मात्रा से ज्यादा हो गए तब किसान यह चयन कर सकता है कि उसको चयन कर सकता है कि उसको कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के प्रयोग से भी किसानों को काफी मदद मिलती है, फेरोमोन ट्रैप से उनको ये मदद मिलेगी। ओके, और डिफरेंस क्या होता है फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप में, क्या फर्क होता है? मेन फेरोमोन ट्रैप है जो वो अपने जैसे अपोजिट सेक्स के जो कीड़े होते हैं तो उन
को अट्रैक्ट ज्यादा करता है, तो उसकी Okay. वजह से उस पे एक ऐसा केमिकल लगा होता है जिसकी वजह से वो उसमें जाल में फंस जाते हैं। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कितनी मात्रा में है, तो उसका नियंत्रण भी बाद में किसान आसानी से कर सकता है। और लाइट ट्रैप में पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो भी उससे नियंत्रण कर सकते हैं जितनी उनकी मात्रा हो। अच्छा, और कुछ प्राकृतिक शत्रु भी होते होंगे इनके, गगन जी, जो इन कीड़ों को खाते होंगे, उनके बारे में क्या राय है आपकी? जी जी अनुपम जी, कई प्राकृतिक शत्रु होते हैं या मित्र कीट भी हम जिन्हें कहते हैं, जो फायदेमंद होते हैं फार्मर के लिए, किसान के लिए। वो क्या करते हैं कि जो दूसरे हानिकारक कीट होते हैं उनके अंडों को खाते हैं, या कई ऐसे होते हैं जो कीटों को ही खा जाते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें तो कोक्सीनेलिड बीटल होती है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं हमारे खेत में, तेला हो गया, चेपा हो गया, सफेद मक्खी होगी, तो इनके ऊपर खाती है। और हम दूसरी बात करें तो एक ट्राइकोग्रामा होता है कीट, जो दूसरे जो कीट होते हैं जो खाते हैं फसलों को, उनके अंडों के ऊपर खाते हैं। तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें बाहर से लाके उन्हें रिलीज करना चाहिए फील्ड में, ताकि जो हमारी फसल को कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन को वो कम कर सकें। और उनके संरक्षण के लिए अपने को एक ये भी कर सकते हैं कि जब भी हम कोई कीट या हम कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें यही करना चाहिए कि जो जैविक कीटनाशक हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए खेत में, ताकि जो मित्र कीट हैं वो भी ना मरें, और जो कीट अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रख रहे हैं तो उनका भी नियंत्रण हो सके। और तीसरा यह है कि जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जहरीले ज्यादा होते हैं, जो मित्र कीटों को मारते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम बात करें कार्बोफ्यूरान हो गया, कार्बरिल हो गया, तो ऐसे कीटनाशक का अपने को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे जो ग्रीन केमिस्ट्री होते हैं कीटनाशक, जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल हो गया, फ्लूबेंडामाइड हो गया, इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। और मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा कि आमतौर पर फार्मर क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, एक बार कीटनाशक जो छिड़काव कर दिया, दूसरी बार भी उसी कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। ऐसा हमें फार्मर को नहीं करना चाहिए। जिस कीटनाशक का एक बार प्रयोग कर रहा है, तो दूसरी बार उसी कीट को नियंत्रण करने के लिए दूसरे कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए किसान को। और ज्यादा मात्रा में नहीं छिड़काव करना चाहिए कीटनाशक का। और जितने पानी का कहा गया है, कंपनी रिकमेंड करती है, उतना पानी लेना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि फार्मर क्या करते हैं, कम पानी लेते हैं, कि हमें कम पानी लेना पड़े, कम सब छिड़काव करना पड़े। लेकिन इस केस ऐसा करता है अगर फार्मर, तो अच्छे से नियंत्रण नहीं हो पाता कीट का। तो फार्मर को प्रॉपर मात्रा में पानी लेना चाहिए, जितना कहा गया है उस मात्रा में। जी, मेरे ख्याल से आज इस टॉपिक को हमने बहुत ही विस्तार से कवर किया है, और आप सब, हमारे सभी कृषि एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं। मैं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे अन्य किसान भाई भी कीट नियंत्रण के किसान भाइयों को भी कीट नियंत्रण के निवारकों का उपाय पता चल जाए, या उनका कैसे निवारण करना चाहिए, वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो इन सब चीजों के लिए। तो अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। किसान भाइयों, इस हफ्ते आप लोगों ने हमसे जानना चाहा था जैविक खेती के बारे में। ये क्या होती है, हमें इसे क्यों अपनाना चाहिए, और ये कैसे किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हर रविवार शाम 7 बजे जरूर देखें आपका अपना शो, बात पते की, लाख टके की बात पते की। धन्यवाद।